आज अपन सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कंटेंट बनाने में टाइम लग गया, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि पढ़ोगे ना तो आज तक मेरे खुद से भी बेहतर ये पढ़ोगे। जो मैं पढ़ाया हूँ पास्ट में उससे बहुत बेहतर अभी पढ़ाऊँगा। आप देखो, समझो, सीखो, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, इतना मैं जानता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। टू दी पॉइंट फोकस होके धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाएंगे। इंस्टॉलमेंट से अगर अभी के टाइम पे मैं बात करूं कि लास्ट 2022 और 2023 2 साल को देखूं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है। मतलब अगर आप किसी भी एग्जाम का प्री दे रहे हो तो एक क्वेश्चन उसमें आपको 25 क्वेश्चन में दिखेगा। अगर बहुत रेयर चांस है कि 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आए, एक क्वेश्चन फिक्स है, अच्छे से पढ़ लेना। एक सवाल फ्री के हैं सेकंड्स में। ऐसा इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करने से पहले आपको टर्म्स को समझना होता है। जैसे एक टर्म्स है बोरोड मनी और एक टर्म है ड्यू डेब्ट। जनरली लोग कंफ्यूज हो जाता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता था जब तैयारी करता था, इवन अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, अरे ड्यू डेब्ट क्या होता है, ऐसे भूल जाता हूँ। तो आपको ना भाई, मैं भूल जाता हूँ तो मैं एक चीज करके याद रख लिया हूँ, एक तरीका लगा के आपको तरीका सिखा दूंगा। पहले आप समझो बोरोड मनी है क्या। बोरोड मनी का मतलब होता है लिया गया कर्ज। मैं बोला मैं 10,000 रुपये कर्जा लिया, आई बोरोड 10,000 फ्रॉम यू। मैंने आपसे 10,000 का कर्जा लिया। तो ये 10,000 का कर्जा लिया तो इस 10,000 पे आपको मैं ब्याज भरूंगा। इस 10,000 पे कुछ ना कुछ आप रेट फिक्स करेंगे, कुछ ना कुछ टाइम फिक्स होगा। और जब मैं इस पे पूरा ब्याज भरूंगा at the end of some years, at the end of 4 years, 5 years, 5 years, 6 years, 7 years, कुछ भी हो सकता है, तो जो मैं रिटर्न करूंगा ना at the end of 7 years, जो मैं आपको कर्ज दूंगा, जिस कर्ज से मैं मुक्ति पाऊंगा, वही होता है ड्यू डेब्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं देय राशि। अब आपको ना सवाल में पढ़ के ना ड्यू डेब्ट और बोरोड मनी बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैं इसको याद रखने का एक टेक्निक दे दिया हूं। वो टेक्निक क्या है कि जो आपका बोरोड मनी है वो कुछ नहीं है, वो प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है, मूलधन है। और जो ड्यू डेब्ट है वो कुछ नहीं है, आपका अमाउंट है, जिसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। ये प्रिंसिपल है जिसे हम लोग मूलधन कहते हैं। अगर कुछ गलती लिख दूं हिंदी या फिर स्पेलिंग तो माफ करना, वैसे ये प्रिंसिपल सही है। अगर लास्ट में एली लिखा जाता है तो ये गलत है, इसका मतलब हो जाता है स्कूल के प्रिंसिपल। मैं कैसे याद किया था इंग्लिश में ये भी बता देता हूं। ये ए है तो ये मूलधन वाला है, और जिसमें ई आ गया तो ई से एजुकेशन होता है, तो शिक्षा में ये आता है, तो प्रिंसिपल इससे होते हैं। प्रिंसिपल और वर्सेस प्रिंसिपल आपको याद रहना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, तो ये मूलधन होता है, ये स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। याद रखने का तरीका, यहां पे लास्ट में ई आता है, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये लास्ट में ए आता है, मतलब इसको सिर्फ याद रख लो कि ई आता है तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे ए आया तो ये नहीं है तो ये होगा मूलधन वाला। एक को आप याद रख लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल मूलधन होता है, और ये है हमारा अमाउंट, जिसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। देखो मैं इसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा। जनरली एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले पे सब लोग सिखाते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा ही नहीं। मैं आपको एक मेथड दूंगा, एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा, पूरे ओवरऑल क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग दूंगा। उसी अंडरस्टैंडिंग पर आप
इसके जो सबसे हायर लेवल के सवाल बनेगा ना, उसको भी कर ले जाओगे। तो आ जाओ हम लोग उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलते हैं। अभी आप इस बात को नोट कर लेना। ठीक ठीक है सर, चलो चलते हैं उस पार्ट में। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। उस एग्जाम्पल से पहले मैं एक बात कर दूं, और जब मैं बोला था कि एक क्वेश्चन आता है, तब मैं एक बात और बोलता हूं कि इससे दो टाइप के सवाल बनते हैं। और दो टाइप के सवाल क्या क्या बनते हैं? एक बनता है इक्वल इंस्टॉलमेंट का, और एक बनता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का। कि मैं बराबर बराबर पैसे हर साल देके अपना कर्ज भर दिया, या फिर मैं जैसे जैसे पैसा आया वैसे वैसे देते गया और कर्ज भर दिया। कि भैया 10,000 आया है ले लो, भैया 10,000 आया है ले लो, भैया 2,000 रुपये है अभी ले लो कर्ज, भैया 1,500 यहाँ से मिला था ले लो, ऐसे ऐसे करके कर्ज भर दिया। और एक तरीका था कि मेरा फिक्स कर दिया गया कि मुझे इतना रुपए पर मंथ या इतना रुपए पर ईयर भरना ही भरना है। तो जो हमारे पेपर या फिर जो किसी भी पेपर में मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी पेपर का इतिहास उठा के देखोगे तो सवाल यहीं से आते हैं ज्यादा। तो हम लोग पहले इसी को पढ़ेंगे। उसको पढ़ना आसान भी होता है, एक बार में समझ जाओगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके से सवाल पूछते हैं, दोनों में दो ही तरीके से सवाल पूछा जाता है। वो दोनों तरीका है आपका कि या तो आपसे बोला जाएगा रेट बताओ, या तो आपसे बोला जाएगा इंस्टॉलमेंट बताओ। आइदर यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और यू हैव टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। दो ही चीजें आपसे पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता। और कई बार रेशियो दे देगा, कई बार ऐसे दे देगा वैसे दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन दो ही चीजों पे हमेशा वो फोकस्ड रहेगा। आ जाओ इन दोनों पॉइंट को देखते हुए हम लोग सीधा मूव करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के ऊपर। अगर मैं इसे अंडरस्टैंड करना चाहूं तो कैसे करूंगा? मैंने एक एग्जाम्पल रखा है कि प्रिंसिपल 11,500 है, रेट 10% है, टाइम 4 साल है ना? चलो, तो मेरे से बोला जाए कि अगर मैं इसमें बोलूं सर कि बोरोड मनी क्या है, तो मेरे से बोला जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि जो बोरोड मनी का सेक्शन है उससे हम लोग इसे कहते हैं 11,500 वाले को। अगर मुझे प्रेजेंट करना है बोरोड मनी तो ये होगा, ये बोरोड मनी का काम करेगा। सर अगर मुझसे बोला जाता कि भैया ये 11,500 रुपये ले लो, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 4 साल है, मुझे 4 साल बाद पैसा लौटा देना, तो मुझे कितना लौटाना पड़ता? तो मुझे लौटाना पड़ता, प्रिंसिपल बराबर होता है 11,500, सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट बराबर होता है 11,500 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 चौके 60, 4 पच्चे 20, 11 चौके 44, तो 46। मेरा इंटरेस्ट 46 हो जाता, 4 पच्चे 20, 11 चौके 44 और 2 46। इंटरेस्ट 46 आता, तो ये मेरा ब्याज हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। तो जो मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ता वो अमाउंट होता, और उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन, जो बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन मेरा है 11,500 और ब्याज मेरा है 4600, दोनों को जोड़ा 16,100 रुपीज मैं रिटर्न करता। तो जो मेरा अमाउंट आया वो आया 16,100। अगर मुझसे बोला जाए कि मेरा देय राशि क्या है, मेरा ड्यू डेब्ट क्या है, मेरा देय राशि क्या है, तो यही मेरा देय राशि है। जिसे हम लोग इंग्लिश में ड्यू डेब्ट कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि
16,100 का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा आज से 4 साल बाद। देखो मैं आपको पहले बोला हूं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को एकदम रिलेट करा के अंडरस्टैंड करा दूंगा। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल को ऐसे गायब कर दूं, ऐसे छिपा दूं, तो मैं ये स्टेटमेंट दूंगा 16,100 का देय राशि हुआ आज से 4 साल बाद 10% के ब्याज से मेरे ऊपर। और मैं अगर इसे ऐसे बोलूं कि 11,500 मेरे बोरोड मनी है 10% के हिसाब से 4 साल बाद, तो क्या रिटर्न होगा? तो देय राशि ये होगा। देय राशि समझ गए? हाँ सर। लेकिन अब मुझे क्या करना होता कि मैं आज 11,500 लिया, 4 साल बाद रिटर्न देना होता, तो मैं बोलता भैया ये 16,100 लो, कर्जा खत्म, बात खत्म एकदम सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं बोला ना कि भैया थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं दे देता हूं, आप मैनेज कर लो। तो अभी हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस पढ़ रहे हैं, तो इक्वली पैसा पे करेंगे। और मैं इस डेटा को, एग्जाम्पल को खुद से सेट किया हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर डेटा पर सेट किया हूं, पर्टिकुलर नंबर पे सेट किया हूं, तो उसी नंबर से आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ये प्रॉपर सेट है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर जाओगे टॉपिक को। अब मैं बोला मेरा प्रिंसिपल क्या था, बोलोगे सर 11,500। मेरा इंटरेस्ट क्या था, देख लेंगे। मेरा इंस्टॉलमेंट क्या था, देख लेंगे। मैं बोला पहले साल क्या होगा, पहला साल का कंडीशन देखता हूं, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है, मेरे ऊपर 11,500 का कर्जा हुआ। अब मैं पहले साल पूरा 10% इस पे ब्याज दूंगा, तो 11,500 के ऊपर 10% का ब्याज लगेगा। तो 11,500 का 10% कितना हुआ, 1150। ऐसे निकाल लो, ये तो अब आता होगा ना आप लोगों को, इतना भी तो बेसिक नहीं लिखना पड़ेगा, 1/10। अब 1150 का ब्याज हुआ, और मैं क्या किया कि सर मेरे पास ना 3500 का 4 आपको पे करूंगा। अभी कुछ लोग सवाल पूछ सकता है, सर 3500 क्यों पे कर रहे हो? आई ऑलरेडी सेट कि मैं डेटा सेट किया हूं, जैसे मैं इसको कंप्लीट सिखाऊंगा आप समझ जाओगे मैं क्या बताना चाहता हूं। चुपचाप अभी सुनो। 3500 का मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया आज से 1 साल बाद। अब क्या हुआ, जैसे मैं 3500 पे किया तो मेरे पूरे टोटल अमाउंट से 3500 घट जाएगा। हाँ, तो सर मेरे कितने हो गए थे, 11,500 प्रिंसिपल हो गए थे, 1150 ब्याज हो गया था। तो अब मेरे रिटर्न कितना करना था, मेरे को रिटर्न करना था 5 5 1 6 12,650। लेकिन मैं क्या किया, 12,650 में 3500 का इंस्टॉलमेंट भर दिया। तो अब कितने रिटर्न करने हो गए, 9150। अब मुझे 9150 रिटर्न करने हो गए। हाँ सर। तो अब 9150 के ऊपर 10% का ब्याज लगेगा अगले साल। हाँ सर, 915। लेकिन ये गलत है। आपको मैं जब एसआई सिखाता हूं तो हमेशा एक बात बोलता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कभी भी प्रिंसिपल के साथ जोड़ा नहीं जाता, या फिर मैं ऐसे बोलता हूं कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता। ये काम तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं, ये काम हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। यहां पर अगर मैं पैसा पे कर रहा हूं कुछ भी, तो वो एक काम करेगा। वो क्या करेगा आपको बताता हूं, वो ये काम करेगा, इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज द प्रिंसिपल। जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रिंसिपल को डिक्रीज कर देगा। इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज द प्रिंसिपल, किस्त मूलधन को कम कर देगा। अच्छा, अब आपको सिर्फ ये मूलधन को कम करेगा, इससे 3500 माइनस कर लो। तो सेकेंड ईयर में जो मेरा प्रिंसिपल हुआ वो 8,000 हुआ। इस 8,000 के ऊपर ब्याज मिला, तो मेरे 8,000 का 10% 800 हुआ, इसका 10% 800 हुआ। और मैंने क्या किया, फिर से 3500 भर दिया। और जैसे ही मैं 3500 भरा तो मुझे फिर पता है कि इंटरेस्ट अलग है,
मैं 3500 फिर भर दूंगा, तो मेरे जो अब थर्ड ईयर में जिसके ऊपर ब्याज मिलेगा वो 8000 से 3500 गया 4500। अब मैं इस 4500 के ऊपर अगले साल ब्याज लूंगा तो मुझे 450 भरना होगा, 450 का ब्याज आएगा और मैंने फिर 3500 भर दिया, फिर 3500 भरा तो फिर से 3500 माइनस कर लो, तो मुझे चौथे साल में जो प्रिंसिपल आएगा वो 1000 आएगा और इसके ऊपर 100 रुपए का फिर से ब्याज आएगा 10% और फिर मुझे 3500 पे करना होगा। सर कंफ्यूज हो गया, अच्छा कहां पे? मेरा प्रिंसिपल 1000 था, आपने 3500 क्यों पे किया? मैं 3500 ही पे करूंगा क्योंकि हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस देख रहे हैं। अगर ये गलत है तो पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट गलत होगा, सही है तो फिर सही है। अच्छा मैं एक आपसे बात पूछता हूं, आप 11500 था तो 3500 पे किए, फिर 8000 हो गया आपका मूलधन, इसके ऊपर ब्याज मिला, फिर आप 3500 पे किए, आपका मूलधन 4500 हो गया, इस पे 3500 पे किए, फिर आपका मूलधन 1000 हो गया, फिर 3500 पे किए। ऐसा क्यों? तो एक स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट क्या है कि इन इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम लोग आखिरी में पे करते हैं, इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एंड। ये जो मेरा इंस्टॉलमेंट हम लोग पे कर रहे थे, ये 3500 पे कर रहे थे, ये 3500 पे कर रहे थे, ये 3500 पे कर रहे थे, लेकिन अभी तक ब्याज पे कर रहे थे क्या? नहीं सर, ब्याज नहीं पे कर रहे थे। तो ब्याज कितने का हो रहा है? जोड़ो, 0 0 0, 5 5 10 की 0, 11 8 19 4 23, 1 24 1 25, 2500 का मेरा ब्याज हो रहा था, 1000 का मेरा प्रिंसिपल हो रहा था और इन दोनों को मिला के टोटल 3500 हो रहा था और मैं ये 3500 पे करके अपना कर्जा खत्म कर दिया। 2 मिनट टाइम लूंगा, फिर से इसी चीज को दोबारा समझाऊंगा। 11500 का कर्जा था, 3500 का इंस्टॉलमेंट पे किया, 8000 का प्रिंसिपल हो गया, फिर इस पे 10% मिला, फिर 3500 पे किया, फिर 4500 का प्रिंसिपल हो गया, फिर 10% ब्याज मिला, फिर 3500 पे किया, फिर 1000 का मेरा प्रिंसिपल हो गया और फिर इस पे 100 रुपए का ब्याज मिला और फिर मैंने 3500 पे किया और इस पूरे ब्याज को और इस प्रिंसिपल को निपटा दिया। क्लियर है? जी सर। अच्छा अब मैं एक और सवाल पूछता हूं, बहुत लोगों के मन में उठ भी गए होंगे, सर 35 35 35 35 सबको जोड़ा तो मेरा आया 14000। सर अगर मैं 4 साल बाद सीधा सीधा पे करता तो 16100 पे करता। अगर मेरे से बोल दिया जाता ये लो 11500 4 साल बाद दे देना, तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 16100। मैंने 3500 3500 3500 करके पे किया, 14000 ही पे करना पड़ा। ये सर 2100 कम पे करना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ? ये 2100 जा कहां रहा है? ये 2100 मेरा सेव कैसे हो रहा है? तभी तो लोग इंस्टॉलमेंट भरते हैं, क्योंकि उससे कुछ सेविंग हो जाता है, एक साथ पूरा ब्याज भरने पर घाटा लगता है। ये 2100 का केस बताओ। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं यहां भी 11500 रुपए के ऊपर यहां पे ब्याज लिया 1150, अगर ये 3500 नहीं देता तो यहां पे भी अगले साल सेकेंड ईयर में 11500 के ऊपर 1150 का ब्याज लेता। अगर फिर मैं 3500 नहीं देता तो यहां पे भी 11500 पे 3500 का ब्याज लेता, 11500 पे 1150 का ब्याज लेता और मैं यहां पे भी 11500 पे 1150 का ब्याज लेता। तो इन सब पे मेरा ज्यादा ब्याज मिलता जो कि नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है? क्योंकि मैंने 3500 पे कर दिया है। जैसे ही मैंने 3500 पे किया तो 3500 पे यहां पे ब्याज मिलता है, यहां पे ब्याज मिलता है, यहां पे ब्याज मिलता। अगले 3 साल तक वो तीनों का तीनों इंटरेस्ट मेरा बच गया। क्लियर है? सेकेंड ईयर में जो ब्याज इसके ऊपर मिलता, सेकेंड ईयर में इसके ऊपर जो ब्याज देना पड़ता और थर्ड ईयर में जो ब्याज देना पड़ता, वो सबके सब बच गए। मतलब यहां पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन तीनों में जो ब्याज मुझे देना पड़ता वो तीनों के तीनों बच जाता ना? बच गया ना? जी हाँ सर। तो मुझे कितना बचा? सर
मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, और दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 3 साल तक मेरे बच गए, तो 10 दिया 30% ब्याज इसके ऊपर बच गए। अगर मैं बोल दूं कि फिर 3500 पे कर दिया, फिर से मेरा प्रिंसिपल कम हो गया, फिर से प्रिंसिपल कम हो गया, तो इस 3500 पे करने के वजह से मुझे जो ब्याज यहां पे उस 3500 पे देता और जो ब्याज यहां पे 3500 पर देता, वो दोनों बच गया। हाँ सर, तो 10% रेट था, 2 साल इस पे बच गया, तो 20% बच गया। 10% इस साल, 10% इस साल। अगर मैं बोलूं इस 3500 के ऊपर बात करूं, तो इस 3500 को मेरे को देने की वजह से मेरा क्या हुआ, इस साल का ब्याज बच गया। देखो कहानी सिखा रहा हूं, अभी आपको देखो पूरा अंडरस्टैंड कर जाओगे। मैं यहां भी 4500 के ऊपर ब्याज देता तो 450, और यहां भी 4500 के ऊपर ब्याज देता तो 450 देता ना। लेकिन मैं क्या किया, 3500 पे कर दिया। 3500 पे कर दिया तो यहां मेरा इस साल का 10% सेव हो गया। इस साल का 10% कितना होगा, 350, और ये 350 सेव हो गया, तो जो 450 देना पड़ता उसे 100 रुपए देना पड़ा। ध्यान से समझो, 4500 पर यहां ब्याज दिया, अगर मैं यहां भी 4500 पे ब्याज देता तो यहां भी 450 देता, लेकिन पहले ही 3500 दे दिया, पहले ही 3500 दे दिया। इट मीन्स कि मुझे 350 बचने लगे इस साल वाले, और 350 बचने लगे तो देखो यहां 450 देना पड़ता, उससे 350 कम 100 ही देना पड़ा। वही 10% बच गया ना, वही 10% बच गया ना। जी हाँ सर, एकदम क्लियर है। यहां 3500 का 30% बच गया था 1050, जो कि मुझे देना पड़ता इस साल, इस साल, इस साल का। इस 3500 का 20% मुझे देना पड़ता 700 इस साल और इस साल में बच गया, और इस 3500 पे मुझे 10% इस साल का देना पड़ता, जो कि बच गया। और उसके बाद 1000 पे तो मुझे देना ही पड़ा, बचा नहीं। मेरे कितने बच गए, 1000 प्लस 1050 प्लस 350 प्लस 700, 2100 बच गए। मेरे 2100 बच गए। अब मैं बोलूं 14000 पे किया और 2100 बचा लिया, तो ये मैं पे किया इंस्टॉलमेंट, और ये मैं सेव किया। अगर इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पूरे कर्जा क्लियर हो गया। क्लियर है? ये 2100 कहां से गया है ये पता चल गया ना। मैं जो थोड़े थोड़े चंक्स में पे कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट, उस इंस्टॉलमेंट के वजह से मुझे इतने का ब्याज नहीं पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट होता है वो प्रिंसिपल को डिक्रीज कर देता है, और प्रिंसिपल को डिक्रीज कर देगा तो प्रिंसिपल के ऊपर लगने वाला ब्याज कम हो जाएगा। यही है ना कॉन्सेप्ट। और जब ब्याज कम हो जाएगा तो मुझे कम कम पे करना पड़ेगा, इस वजह से मैं 2100 बचा लिया। अब आप एक चीज और समझो, आपका प्रिंसिपल कितना था? आपका प्रिंसिपल था 11500। आपने पे कितना किया? 14000। और आपका ड्यू डेप्ट जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन या फिर देय राशि या फिर अमाउंट, वो कितना था? 16100। सर 3 चीजें हुआ। एक जिसको हम लोग बोरोड मनी कहते हैं, एक जो इंस्टॉलमेंट हमने भरा जिसे टोटल इंस्टॉलमेंट कहते हैं, और एक मेरा जो ड्यू डेप्ट है जिसे हम लोग याद रखने के लिए, देय राशि को याद रखने के लिए मिश्रधन का नाम दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार इसका हेल्प से काम बन जाता है ऑप्शन देख के, कि जो आपका बोरोड मनी होगा उससे ज्यादा आपको इंस्टॉलमेंट भरना होगा, और जो आपका मिश्रधन होगा, जो आपका अमाउंट होगा, उससे कम आपको इंस्टॉलमेंट भरना होगा। क्लियर है? तो जो टोटल इंस्टॉलमेंट होता है दिए गए कर्जे से ज्यादा होता है, और लिए जाने वाली राशि जो कि अमाउंट होने वाला है, जो कि ड्यू डेब्ट है, उससे कम होता है। ये बात ध्यान रखना। आपके सामने प्रूफ है कि 11500 का कर्जा लिया, 4 साल बाद अगर मुझे पे करना पड़ता 16100 करना पड़ता, लेकिन 14000 में ही काम हो गया, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े पार्ट में दे दिया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? सवालों पे बढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से समझोगे सवालों से, अभी थोड़ा कम भी समझ में आया होगा। तो पहले टाइप का सवाल आपके सामने, चलो। मेरे से बोला गया, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 3270 ड्यू इन 3 years।
कौन सी वार्षिक किस्त 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 3 साल में 3270 रुपए का बकाया कर्ज उतार देगी? अगर मैं बोलूं कि सर आपको, चलो अभी एक बात सिखाया ना, उसका यूज दिखा दो क्या? उसका यूज दिखा दो, आ जाओ। मैं क्या सिखाया था कि जो आपका ड्यू डेप्ट होता है वो हमेशा दिए जाने वाले टोटल इंस्टॉलमेंट से बड़ा होता है। इस बात को समझ गए हो? जो आपका ड्यू डेप्ट होता है वो हमेशा टोटल दिए जाने वाले इंस्टॉलमेंट से बड़ा होता है। अभी आपको देखो इसका यूज सिखा रहा हूं। अगर मुझसे कोई बोले कि मैं 1090 का आंसर होगा, तो मैं सीधा बोल दूंगा गलत है। कैसे? अगर मैं 1090 पहले साल दिया, 1090 अगले साल दिया और 1090 अगले साल दिया, मैं टोटल 3 इंस्टॉलमेंट दिया, तीनों को जोड़ा तो मेरे हो गए 3270। तो दिया गया टोटल इंस्टॉलमेंट और दिए जाने वाली ड्यू डेप्ट राशि बराबर हो गई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उत्तर हमेशा इसी तीनों में से कोई एक होगा, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो ड्यू डेप्ट दिया जाता है वो टोटल इंस्टॉलमेंट से हमेशा बड़ा होता है। याद हो गया ना? कैसे? प्रूफ के साथ समझा दिया। ये नहीं होगा आंसर भैया, ये तो नहीं होगा, कुछ भी हो जाए ये नहीं होगा। इस तीनों में से कोई भी होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये नहीं होगा, इतना मैं श्योर हूं। अब मुझे निकालना क्या है? इंस्टॉलमेंट। अब मैं मान लेता हूं कि 100x रुपए का इंस्टॉलमेंट भरूंगा। सर 100x क्यों मान रहे हो? सवाल उठेगा। थोड़ा सा थम जाओ, मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। मैं बोला कि 100x का इंस्टॉलमेंट मैं दिया, अब मुझे 3 साल तक इंस्टॉलमेंट भरना था, तो पहले साल भी 100x रुपए भरूंगा, अगले साल भी 100x भरूंगा और उसके अगले साल भी 100x भरूंगा। तो इस साल भी 100x भरा और उसके अगले साल भी 100x भरा और उसके अगले साल भी 100x भरा। जब मैं इस पे 100x भरा, जब मैं इस पे 100x भरा और थर्ड ईयर भी 100x भरा। सर जब हम लोग इंस्टॉलमेंट भरते हैं तो हम लोग कुछ पैसे सेव करते हैं। कौन से पैसे सेव करते हैं? जब मैं पहले साल का इंस्टॉलमेंट भरता हूं तो अगले 2 साल का सेव करता हूं। जब मैं दूसरे साल का भरता हूं तो अगले 1 साल का सेव करता हूं। तो मेरे पास टोटल 3 साल थे। मैं जब पहले साल भरा होऊंगा तो इन दोनों साल का सेव किया होऊंगा। तो 9% के हिसाब से 9 दूना 18% यहां सेव हुआ होगा। तो ये मेरा कितने का सेव होगा? 18x का। अब मैं इसी वजह से 100 एज्यूम किया था ना, कि जब मुझे 18% निकालना होगा, और मान लो आप बहुत समझदार बच्चे हो, आपने एज्यूम कर लिया 293, या फिर अब 293 ने एज्यूम किया, x एज्यूम कर लिए, तो x का 18% क्या होगा? 18x/100। तो आपका फ्रैक्शन और एक्शन बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो कैलकुलेशन आसान रहे तो 100 से 100% कट जाए, इजी रहे, इस वजह से हमने 100 एज्यूम किया है। 100 एज्यूम करने का रीजन समझ में आ गया। जब मैं अगले साल बात करूं कितना सेव करूंगा, तो सर 6% के हिसाब 9% के हिसाब से 9 दूना 9 एकम 9, क्योंकि इस साल में कितना सेव करूंगा? इस साल का। तो इस साल मुझे 9% मिलता, वही सेव कर लूंगा। तो यहां पे 9% सेव होगा। यहां पे मैं इस और इस दोनों साल का सेव किया, यहां पे मैं इस साल का सेव किया, तो ये हो जाएगा 9x। अब मुझे पता है कि जो मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट होता है और जो मेरा सेविंग होता है, इन दोनों को मिला के मेरा देय राशि ड्यू डेब्ट होता है। ये मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट है 14,000 का, ये मेरा टोटल सेविंग है 2100 का, और दोनों मिला के 16,100 पे कर देता हूं। अब यहां पे क्या है? यहां पे सर मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट है 300x का, और यहां पे सर टोटल सेविंग है मेरा 27x का, और मुझे जो पे करना पड़ रहा है, जो मेरा ड्यू डेब्ट है, वो 3270 का है। तो 327x बराबर है सर 3270 के, तो x बराबर है 10 के। जो मैंने इंस्टॉलमेंट एज्यूम किया था वो 100x है,
तो 100x बराबर होगा 1000 के। तो जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? एकदम सर। थोड़ा सा एक और चीज प्रूफ करा दूं? करा दो। मन तो नहीं था लेकिन करा देता हूं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगा टॉपिक का। मैं पहले साल 1000 रुपये भरा, उसके अगले साल भी 1000 भरा, उसके अगले साल भी 1000 भरा, 3 साल में 3000 भरा। जब मैं इस साल 1000 भरा तो इस दोनों साल का सेव कर लिया, 9 दूना 18%, 9% यहाँ 9% यहाँ। मैंने सेव कितना किया? 180। जब मैंने दूसरा साल भरा तो अगले साल का 9% सेव कर लिया, तो यह आ गया 90। अगर मैं टोटल देखा तो 3000 भरा और 270 सेव कर लिया, तो 3270 का देय राशि कर्जा मेरा, 3270 का ड्यू डेप्ट मेरा क्लियर हो गया। प्रूफ हो गया ना? 3000 प्लस 270 3270। जिससे हम लोग पिछला वाला 14000 प्लस 2100 16100 कैसे आया था, समझ गए थे। और यहां पे 100x एज्यूम करने के बाद आप कैसे इंस्टॉलमेंट निकाले ये भी आप समझ गए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। आइए एक सवाल को और करते हैं। चलो एक चीज और सिखाता हूं यहीं पे। ये आपका क्या है? बेसिक अप्रोच, प्योर बेसिक। देखो ये बेसिक, मेरा बेसिक लोगों से एडवांस ही रहता है। रीजन ये है ना कि मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाया इसमें। पर्टिकुलर इस चैप्टर का बात करूं, अगर मैं फॉर्मूला पढ़ाता ना तो वो बेसिक हो जाता। ये आपका ये भी एडवांस तरीका है। लेकिन अभी भी हम लोग एक चीज और बात करेंगे, टाइम सेविंग और स्टेप स्किपिंग के बारे में। अगर आप इस साल के सीडीएस का पेपर देखो 2022 का, अगर आप 2022 के सीजीएल का पेपर देखो, तो अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है कि टाइम कैसे सेव करते हो, स्टेप कैसे स्किप करते हो, तो जो बड़े एग्जाम है उसे क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाता है। छोटे एग्जाम आप क्लियर कर लोगे क्योंकि वहां पे टाइम का अभाव नहीं होता है, यहां समय का अभाव होता है। अब मैं आपसे सीधी सीधी बातें करूं, सीधी सीधी बातें कि 3 साल में पैसा देना था जी सर, कितने इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे? सर 3 इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे। अब आपको पता है 3 इंस्टॉलमेंट भरने हैं तो 100 का 3 भर दो तो 300, 100 का 3 भर दो 300। जब आप पहले साल भरोगे तो अगले 2 का बचा लोगे, 9 दूना 18। जब दूसरे का भरोगे तो अगले का बचा लोगे 9। मतलब आपको ध्यान रखना है 300 3 साल का है तो 9 इंटू 2 मतलब R इंटू टाइम और 9 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है। अब मैं बोला कि जो पार्ट आप यहां आके लिखे हो कि 100x 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 18% सेविंग, 9% सेविंग, फिर आप 300x प्लस 27x बराबर 3270, तो 327x बराबर 3270, x बराबर 10, 100x बराबर 1000। सीधे आप इतने ही पॉइंट लिख के काम नहीं चला लोगे, इस स्टेप को लिखने की जरूरत है नहीं। आप 1-2 बार लिखो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको बिल्कुल लिखना ही नहीं है। आप 1-2 बार लिखो अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन पेपर में सॉल्व करने के लिए नहीं लिखना है। पेपर में आप सीधा बोलोगे 3 साल का 100 100 100 का 300, पहले साल 9 दूना 18, अगले साल 9 एकम 9, 327 बराबर हो गया 3270, 1 बराबर हो गया 10 के, तो मुझे 100 का वैल्यू बताना है, होगा 1000। क्लियर? क्लियर है ना? आपको एग्जाम में कितना लिखना है? सिर्फ इतना। आओ हम लोग सिर्फ इतना लिख के पेपर को सॉल्व करेंगे। बेसिक बेसिक आप करोगे। देखो What annual installment will discharge a debt of 9600 due in 5 year at 10% simple interest? कौन सी वार्षिक किस्त 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में देय 9600 रुपए के ऋण का भुगतान करेगी? बताइए। अब आपको पता है सर 5 इंस्टॉलमेंट भरना है, तो 100 पच्चे 500, 100 100 100 100 500। पहले साल कितना का सेविंग होगा? 10 गुणे 4 40, अगले साल 10 गुणे 3 30, उसके अगले साल 10 गुणा 2 20 और ये 10, सबको जोड़ो
40 30 70 20 90 10 100 100 और 500 में 100 जोड़ा 600 यूनिट बराबर हो गया 9600 के। 1 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर हो गया 1600। समझ गए? अब इसे आप बेसिक से लिखते तो टाइम ही तो लगता। मैं कुछ और नहीं सिखा रहा हूं, मैं बेसिक ही सिखाया हूं, बस बेसिक स्टेपों को छोड़ दिया हूं। अगर आप ऐसे लिखते कि 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट, यहां मैं 1 2 3 4 साल का बचाया, 4 गुणे 10 40% बचाया, तो ये 40 हो जाएगा। यहाँ मैं 1 2 3 3 साल का बचाया, 10 गुणा 3 30% बचाया, 30 हो जाएगा। यहाँ मैं 1 2 10 गुणा 2 20% बचाया, 20 हो जाएगा। यहाँ मैं 1 साल का बचाया, 10% हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सबको जोड़ा 500 होगा, यहाँ जोड़ा 100 होगा, तो ये 600 होगा बराबर 9600 का। तो मैं बस यही बात बोल रहा हूँ, सीधा यहाँ पे लिखो ना, ये डायरेक्ट, इतना ये लिखने की झमेला मत पालो। क्लियर है ना? जी सर। ये बेसिक बातें मत लिखो, क्योंकि पेपर में यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। आपको सिर्फ बेसिक सवाल तरीका बनाने से नहीं आता है कि आपको बना लेने आता है, आपको ये भी आना चाहिए कि पेपर में बैठे हो तो जल्दी जल्दी कैसे निपटाओगे। मैं निपटाने भी तो सिखाना पड़ेगा ना, खाली बेसिक सिखाने से थोड़ी चलेगा। बोला है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 5664 इन 4 साल एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5664 का कर्ज उतार देगी? कितने साल है? 4। 100 के 4 हो गए 400, 100 के 4 हो गए 400। पहले साल बचाएगा 12 गुणे 3 36, अगले साल 12 गुणा 2 24, अगले साल 12 एकम 12, कितना हुआ? 36 24 60 12 72। 472 यूनिट का सेविंग है, 472 यूनिट का भरना पड़ेगा, लेकिन भरना कितना पड़ रहा है? 5664। ऑप्शन ए आंसर होगा। सर इतना तेज कैसे किए? यूनिट डिजिट से कर दिया। 12 से पढ़ोगे पहाड़ा तो ये आ जाएगा। अगर आपको यूनिट डिजिट से नहीं यूज कर पा रहे हो तो मैं आपको अभी सिखाता हूं एक तरीका, बेसिक काटा कुटी। ये 4 का मल्टीपल है, हाँ। ये भी 4 का मल्टीपल है, हाँ। 8 का भी मल्टीपल है, 8 से काटते हैं। 8 5 40, 8 9 72, 8 7 56, 8 8 64। अब देखो यहां पे भी तो यूनिट डिजिट काम कर गया। 59 एकम 59, 11 बचा, 59 दूना 118, 1 यूनिट बराबर 12। मैं देख के समझ गया था कि कोई ऐसा नंबर इसमें दिख नहीं रहा है इसके सिवा जो आंसर आएगा। अब मैं आपको एक चीज हमेशा सिखाता हूं, आप सवाल जब पढ़ो, धीरे धीरे मैं आपको यह हैबिट और बिल्ड कर दूंगा। जब सवाल पढ़ो तो एक बार ऑप्शन एक नजर देख लिया करो। मैं जब सवाल पढ़ रहा था तो एक बार ऑप्शन देख लिया था। यहाँ 121 था, इसमें 11 था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर पॉसिबल नहीं है। इसमें 123 था, 41 इंटू 3, सर ये नहीं होगा आंसर। 41 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर। यहाँ था 122, 61 इंटू 2, ये भी नहीं होगा सर। 61 कहाँ कोई दिख रहा है? तो जब मैं सवाल को रीड कर रहा था ना, तो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ माय माइंड काम कर रहा है कि मैं ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर दिया कि ये नहीं होगा। लेकिन अगर अभी आपको ये धीरे धीरे डेवलप करना है, अगर आप सोचोगे ना कि आज ही डेवलप कर लो, तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है। 1 यूनिट 12 हो गया तो 100 यूनिट आपका 1200 होगा। क्लियर है ना? जी सर। चलो आप अगले सवाल को करो। ये सवाल अच्छा है, ये पेपर का आया हुआ सवाल नहीं है, ये एक थॉट है इस पीछे का, सवाल का कराने का मेरे पीछे एक थॉट है। अगर कल को थोड़ा बहुत चेंज होगा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलिए इसको करने का कोशिश करिए। कहानी यह है कि व्हाट 5 मंथली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 94,500 इन 1/1/4 ईयर्स। परसेंट नहीं होना चाहिए। 1/1/4 साल में कौन से 5 मासिक भुगतान करने पड़ेंगे? बताइए। 5 है,
5 मंथली करना है। अब यहां पर ना वो दिया नहीं कि आपको कितने भुगतान करने हैं, आपको कितने इंस्टॉलमेंट भरने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट भरने हैं, 4 इंस्टॉलमेंट भरने हैं, 5 इंस्टॉलमेंट भरने हैं, आपको पता नहीं है कितने इंस्टॉलमेंट भरने हैं। इसके पहले तो आप देख लेते थे 3 साल है 3 इंस्टॉलमेंट होगा, 4 साल है 4 इंस्टॉलमेंट होगा, 5 साल है 5 इंस्टॉलमेंट होगा। अब यहां पे आपको डिसाइड करना है कितने इंस्टॉलमेंट भरने हैं। सर मुझसे बोला गया कि हर 5 मंथ पर इंस्टॉलमेंट पे करो, हर 5 मंथ्स पे इंस्टॉलमेंट पे करो, यही बोला गया ना, हर 5 मंथली। और मेरे पास समय कितना है, मेरे पास समय है 1/4 ईयर्स। मैं आपको अब इसको मैं महीने में निकालने नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको अनगिनत बार इंटरेस्ट में सिखा दिया हूं कैसे निकालते हैं। 1 साल का मतलब हो गया 12 महीने, और 1/4 साल का मतलब हो गया 1/4 इंटू 12, 3 महीने, 15 मंथ। जो मेरा दिया गया था कर्ज वो 15 मंथ के लिए दिया गया था, और मुझसे बोला गया था हर 5 मंथ पे आपको एक ब्याज पे कर देना है। 15 मंथ के लिए कर्ज दिया गया और हर 5 मंथ पर एक ब्याज मांगा गया। तो मैं कितना ब्याज पे, मैं कितना इंस्टॉलमेंट पे करूंगा? मैं सर 3 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, ये पहले 5 मंथ पर, ये दूसरे 5 मंथ पर, ये तीसरे 5 मंथ पर। तो मैं इतना तो समझ गया 3 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। 3 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, 100 का 300। तो मैं सेव कितना करूंगा? अब ये सवाल उठा तगड़ा सा, अब मैं सेव कितना करूंगा? अच्छा अब देखो सर 12 महीने में मुझे 12% का ब्याज मिलता है, पर एनम लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षर में, 12% पर एनम। तो 1 साल में मुझे 12% का ब्याज मिलता है। अब जब मुझे 12 मंथ में 12% का ब्याज मिलता है, तो 1 मंथ में कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा? 1% का। तो मुझे 5 मंथ में कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? 5% का। मतलब हर 5 मंथ पे 5-5% का ब्याज लगा है। अब सवाल कुछ यूं है, ये सवाल आपको डराने के लिए ऐसा बनाया गया है। सवाल ऐसे बोला जाता कि 5% इंटरेस्ट पर 3 इंस्टॉलमेंट पे करो 5 मंथली। सवाल यह है कि आपसे 5% का ब्याज लिया जाएगा, 5-5 मंथ पे करना है, बताओ कितने का इंस्टॉलमेंट पे करोगे? ये होता है लैंग्वेज का घुमाना, ये होता है आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करना। अब पहले 5 मंथ पर एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो दूसरे 5-5 मंथ का 2 बचा लेगा, तो 5 और 5 10% बचा लेगा, तो 10। और जब दूसरा पे करेगा तो तीसरे का बचा लेगा 5, तो 315 बराबर होगा 945,000। सीधा सीधा दिख रहा है, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 3 बार में कट गया। 1 यूनिट बराबर हुआ 300, 100 यूनिट बराबर हुआ 30,000 के। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। अब आ जाओ थोड़े लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा DSSB पेपर जो कि बहुत दिल्ली में होता है उसको करते हैं। इसको समझना, पहले आप सवाल को समझना। बोला है विकास बोरोड 6,450 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, रीपेएबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल बाय हिम? विकास ने 5% साधारण ब्याज पर 6,450 रुपए उधार लिए, जो 4 समान किस्तों में चुकाए होंगे, तो उसके द्वारा देय वार्षिक किस्त क्या होगा? पहले जो चीजें हम लोग सीख चुके हैं उसके ऊपर बात करते हैं। 4 समान किस्त पे करना है, 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो 4 का मतलब कितना हुआ सर? 4% का मतलब हुआ, 4 साल का मतलब हुआ 4 में पे करूंगा ब्याज, 4 में इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। 4 साल का मतलब 4 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो 100 का 4 कर दिया 400। जब मैं पहले साल पे करूंगा तो 5% के हिसाब से 3 साल का बचा लूंगा, 5 तिया 15। दूसरे साल 5 दूना 10 बचा लूंगा, तीसरे साल 5 बचा लूंगा। 15 5 20 10 30, 430 में पे करूंगा। मुझे पे कितना करना था?
मुझसे बोला गया विकास बोरोड 6450, ये नहीं बोला गया है ड्यू डेप्ट ऑफ 6450। अगर मैं इस सवाल को पहले सवाल पे जाऊं एकदम, तो मेरा बोरोड मनी क्या था 11,500, लेकिन ड्यू डेप्ट कितना हुआ 16,100। तो मुझे तो हमेशा अपना ड्यू डेप्ट भरना होता है, कर्जा थोड़ी भरना होता है। जो 4 साल बाद राशि बनेगा उसको भरना है ना। तो यहां पर मुझे बोरोड मनी पता है, मुझे ड्यू डेप्ट निकालना पड़ेगा। और ड्यू डेप्ट निकालते कैसे हैं, शुरुआत में सिखाया हूं। इस पे जो टोटल अमाउंट आएगा वही ड्यू डेप्ट होता है। तो पहले मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब मैं अमाउंट निकालता हूं। 6450 था सर, इस पे 5% के हिसाब से 4 साल के लिए मिलने वाला जो ब्याज है वो क्या है, 4 5 20, 64 दूना 128, 1280। 6450 था ना, सॉरी थोड़ा सा मिटाता हूं, गलती हो गया। 6400 पे निकाल दिया। पांच % के हिसाब से 4 साल के लिए, 5 के 20 5 100, 5 से काटा, 12 5 60, 5 9 45, 1290 का ब्याज भरना पड़ा। अब 6450 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, 1290 मेरा इंटरेस्ट अमाउंट था। जो मेरा ड्यू डेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा 7740, 7740। क्लियर है जी सर? पता नहीं क्यों फील हो रहा है ये आंसर आएगा। चलो देखते हैं सर। अब मैं काटा 43 से, 43 से कम 43, 7 से 3 गया 4, 7 से 4 गया 3, 8 बार में चल जाएगा, 8 3 24, 8 चौका 32 तो 34, सही है। 1 यूनिट बराबर हो गया 180 के, 180 नहीं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा ना। 1 यूनिट बराबर हो गया 18 के, तो आपका जो 100 यूनिट बराबर होगा 1800 के बराबर होगा। लेकिन आपको ना और स्टेप बचाने सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना है आपको। जब मैं सिखा रहा था सिंपल इंटरेस्ट तो एक चीज सिखाया था, याद होगा तो। क्या सिखाया था कि आपका प्रिंसिपल अगर 1000 है, रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 साल मान लो, 3 साल, कोई भी मान लो 3 साल है, तो आपका इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो आप क्या बोलते थे कि सर 10 × 3 30% इंटरेस्ट बनेगा प्रिंसिपल का, ये बोलते थे, याद है? हाँ सर। अब मैं आपसे बोलूं कि आप ये क्या बोलते थे, अमाउंट कितना बनेगा। सर मैं अमाउंट बोलता था कि 30% और 100% मेरा हमेशा प्रिंसिपल होता है, तो जो अमाउंट बनेगा वो 130% बनेगा। आप बेसिक से निकाल लो। 1000 प्रूफ भी कराया हूं वहां पे, आपको याद होगा तो। 1000 × 10 × 3/100 तो कितना हुआ 300। और मैं अगर 1000 में 300 जोड़ू तो 1300 आएगा, जो कि मैं सिंपली ऐसे भी तो कर सकता हूं कि मेरा 1000 का 130% निकाल देता हूं। तेरह सौ आ गया। मैं एक बार इंटरेस्ट निकालू, फिर जोड़ू, फिर अमाउंट पर पहुंचू। मैं सीधा अमाउंट पे पहुंचता हूं भरबली। हाँ सर। और अमाउंट क्या होता है, ड्यू डेप्ट। नाउ कम टू द पॉइंट कि मैं एक बार 6450 पे निकाला, फिर आया, फिर निकाला इंटरेस्ट, फिर जोड़ा, फिर इक्वेट किया, फिर उत्तर निकाला। मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे इसका टाइम बचाना है। अब इसका टाइम कैसे बचाऊंगा, देखो 6450 मेरा प्रिंसिपल था, इस पे मेरा ब्याज कितना होता 5 × 4 20%। तो जो मेरा
अमाउंट होता वो क्या होता 120%। और जैसे इसका 120% निकाला तो देखो क्या हुआ, 12 25 60, 12 चौके 48, 6 54 की 4, 12 छके 72 और 5 77 आ गया। तो जब मुझे कंपैरिजन करना था, इस पॉइंट को नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटाता हूं। जब मुझे कंपेयर करना था तो मैं किससे कंपेयर करता कि 4 इंस्टॉलमेंट के 400 हो गए सर, 3 साल का सेव किया 15, 2 साल का सेव किया 10, 1 साल का सेव किया 5, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा बॉरोड मनी 6450 के 120% के। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, 120% का मतलब होता है 6/5, तो इसके 6/5 के। बात वही है, बात तो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको 6/5 लिख लो, 120% लिख लो, वो कैलकुलेशन का पार्ट है। बात यह है, आपको ये पार्ट अगर सीधा लिखते हो तो सिर्फ आप जब पेपर में होगे तो सिर्फ इतना लिखना होगा कि 4 साल के इंस्टॉलमेंट 4 साल 400, और ये 3 का सेविंग, ये 2 का सेविंग, या 1 का सेविंग बराबर होगा बोरोड मनी का 120%। और अब आप आगे उत्तर निकालोगे कि 4300 था ना, 430 बराबर है 6450 इंटू, अगर इसको कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर लो, 43 से सीधा भी काट सकते हो, 0 से 0 खत्म, 43 से कम 43, कितना बचा 43 बचे 215, 1 की नोट बराबर हो गया 5 तिया 15, 6 तिया 18। आंसर वही आया, आंसर में कोई बदलाव नहीं आया, बस आपके ना लिखने के तरीके से टाइम आपका सेव होने लगा। जी हाँ सर, तो आ जाओ एक CGL 2022 का सवाल करते हैं। करो, क्या है सवाल, पॉज करके ट्राई किया ना। हाँ, ए पर्सन बोरोड 2000 एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रीपेएबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। 2000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 समान वार्षिक किस्त में गई। 3 किस्त का मतलब 300, 5 दूना 10 का सेव हुआ होगा और 5 का सेव हुआ होगा। 5% के हिसाब से 2 साल में 10 सेव हुआ और 5 1 साल में 5 का सेव हुआ। ये बराबर किसके होगा सर, 2000 बोरोड बनी है, इस पे मेरा ब्याज मिलता 5 तिया 15% का, लेकिन मुझे ड्यू डेप्ट निकालना है तो सीधे 2000 का 115% कर दिया। सीधे 2000 का 115% कर दिया। अब 2000 के 115% कर दूंगा तो मेरा सीधे 2300 आ जाएगा। वैसे क्या करता मैं, 2000 का 5 गुणे 3/100 निकाला तो ये मेरा हो गए 300 ब्याज। अब इस 2000 में 300 जोड़ा तो 2300 हो गए मेरे ड्यू डेप्ट। अब 2300 को यहां लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा, बस उसी को मैं सेव कर लिया। टाइम यहां से भी सॉल्व करोगे 2300 ही आएगा। बस ये अलग से लिख के जोड़ना जोड़ने का टाइम पास खत्म कर दिया मैं, समझ गए ना। हाँ, ये टाइम पास खत्म हो गया। अब मैं कैलकुलेट करता हूं, सीधे कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं, क्योंकि ये पार्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। ये लिखना सीख गए तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। देखो, 2 चीजें होती है, मैं थोड़ी बहुत कम बातें करता हूं फिर भी बता दूं। एक होता है कॉन्सेप्ट का आना, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट का जल्दी आना, उसके बाद तीसरा आता है कैलकुलेशन का आना, फिर आता है कैलकुलेशन का जल्दी आना। जो इसकी जल्दी और इसकी जल्दी सीख गया वो कभी पेपर में फंसेगा ही नहीं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर कॉन्सेप्ट को जल्दी कैसे करें ये सिखाता हूं, कैलकुलेशन सिखाता हूं, फिर कैलकुलेशन को जल्दी कैसे करें ये सिखाता हूं। ओवरऑल आपकी स्पीड की जीवन में कभी इशू नहीं रह जाती है। पहले मैं आपको एकदम एक एक लाइन लिख के सिखाया, फिर मैं बताया कि अननेसेसरी चीजों को छोड़ो, मेन पॉइंट पर आओ। मैं एक एक लाइन सिखाता हूं, फिर उसमें से क्या छोड़ना क्या रखना है ये भी बताता हूं। ये जरूरी होता है पेपर में अटेम्प्ट करने का, टेक्निक वही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 315 यूनिट, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, चलो करना है तो कर लो, 20 गुणे 115 के बराबर है। 5 से काटा, 5 से 30, 5 दिया 15, 23 बार में खत्म हो गया।
23 दूने 46, 1 यूनिट बराबर हो गया 460 अपॉन 63। 100 यूनिट बराबर होगा 46,000 बटे 63। 6 7 42, 6 8 48, लगभग 7 के आसपास जाएगा। ऑप्शन बी होगा। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 7 42 लगभग 7 जाएगा। अगर मैं 6 8 48 जाऊं तो 46,000 से अधिक हो जाएगा। तो लगभग मेरा 7 से ही जाता, जो कि एक ही ऑप्शन था पेपर में। एक स्टूडेंट है मेरा यस, उसके पेपर का सवाल था, जब वो गलती किया था तो उसी टाइम मेरे पास भेजा था, उसी टाइम उसको मैं एक लाइन में सॉल्यूशन करके 20 सेकंड के अंदर सिखा दिया था। तो वो बोला था कि हाँ सर आप बैठते तो सच में हो जाता, क्योंकि मैं ऑप्शन आंसर टिक कर दिया था और सिर्फ इतना लिखा था। तो उसको यही चीजें आपको भी सिखा रहा हूं। अभी से आप कैलकुलेट करने में अगर फंसते हो तो टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान रखना है। अगर आप 7 बार ले जाओगे तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 बचा, 7 छके 42, 2 44, 19 हुआ। फिर आप बोलोगे 63 तिया 189, 10 हो गया। तो 73 सही 10 अपॉन 63, 73 सही 10 अपॉन 63। मैं यही अप्रोक्सीमेशन के साथ 73 नहीं, कुछ गलती हुआ है। अच्छा जाएगा नहीं, अब तो 0 बार में जाएगा। 730, कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? कहीं कोई गड़बड़ हुआ है क्या भाई? डिवाइड में कोई भागा में गड़बड़ किया हूं। 730 टाइम्स जाएगा, भागा में कुछ गड़बड़ किया हूं। मैं देख लेता हूं, आंसर ये होगा। देखता हूं क्या गड़बड़ है, फिर से भागा दे देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो मैं सिखाना चाहता हूं ना वो सीखना, कि 63 से भागा दिया 46,000 को, मैं पहले 7 बार में ले गया। 7 तिया 21, 7 छके 42, 2 44, कितना बचा? 10 से 1 गया 9, और 5 से 4 गया 1, 1 0 उतरा। 63 तिया 189, कितना बचा? 1, ऊपर से उतरा 10। अब ये नहीं जाएगा तो एक बार 0 बार ले जाना पड़ेगा। 0 बार यूं ले जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट होता है उसे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। उसे सेटिस्फाई कराने के लिए एक बार 0 बार ले जाना पड़ेगा। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट बोलूं तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अंग्रेजी मीडियम के लिए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। मेरा जो ये है 46,000 है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं 73 गुणे 63 प्लस 10, तो ये 46,000 के बराबर नहीं आएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे एक बार 0 बार ले जाना पड़ेगा। क्लियर है ना? जी सर, मैं चेक कर लिया यार, मैं तो भागा ही गलत कर रहा था, नहीं तो, है ना? चलो कुछ गड़बड़ उड़बड़ करता हूं तो माफ करना। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़े, बढ़ते। आ जाओ, अब हम लोग एक टर्म नया पढ़ेंगे यहां से। वो टर्म है डाउन पेमेंट का। क्या वो टर्म है भाई? डाउन पेमेंट। अलग से लिख लो जिसे याद रहेगा, डाउन पेमेंट। समझना चीजों को, इस शब्द को एक बार समझ लो। अगर मैं बोला कोई सामान खरीदने गया, या फिर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं, सामान खरीदने ही समझो। मैं एक आईफोन खरीदने गया, किडनी तो नहीं बेचना पड़ा, लेकिन चलो खरीदने गया। आईफोन खरीदने गया तो आईफोन वाले भैया ने बोला कि सर जी आप 2 काम कर सकते हो। आप 2 काम क्या कर सकते हो कि या तो आप अभी के अभी आईफोन का 70,000 भर दो तो हम आपको दे देंगे, या फिर एक काम करो कि 10,000 अभी भर दो और कुछ रुपए, मान लो 100 रुपए का
6 मंथली, हर 6 महीना पर आप इंस्टॉलमेंट भर दो। 10,000 का, 12,000 का, 11,000 का एक किस्त बांध दिया गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो ये 10,000 यहां पे पे किए, इस 10,000 पर ब्याज नहीं देना होता है, ब्याज नहीं देना होता। ऐसा नहीं वो कर सकता ना कि पहले 70,000 पर पूरा ब्याज जोड़ेगा, वो पूरा ब्याज जोड़ के पहुंचाएगा कि इतने का आपका ड्यू डेब्ट हुआ, और फिर कहेगा 10,000 माइनस कर लो। डाउन पेमेंट उसी टाइम माइनस हो जाता है उस सामान के प्राइस से या फिर उस कर्जे से। मैं सीधा बात करूंगा कि 70 से 10 गया 60,000, अब मेरे ऊपर कर्जा जो हो गया 60,000 का हो गया, और इस 60,000 को 6 मंथली पेमेंट या फिर ईयरली पेमेंट 6 इंस्टॉलमेंट में दूंगा। ये 10,000 है वो सीधा सीधा माइनस कर लेता है। बस इसी बात को ध्यान रखना है। अगर आप अपने जीवन में भी कभी कोई सामान खरीदने जाओ तो जो डाउन पेमेंट कर रहे हो, डाउन पेमेंट के ऊपर आपको ब्याज नहीं भरना होता है। डाउन पेमेंट पे आपको ब्याज भरना ही नहीं है, डाउन पेमेंट उसी टाइम उससे माइनस हो जाता है। बस एक छोटा सा पॉइंट है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। छोटा सा पॉइंट आपका एकदम क्लियर है। तो मैं आपको आ जाओ सिखाता हूं पहले इस सवाल को। सारे सवाल ही सीखेंगे हम लोग, लेकिन पहले इस सवाल को सिखाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन ना थोड़ा समझना अच्छी चीज है। कैलकुलेशन समझ जाओगे ना तो आप एक बार में करने लगोगे। पहला वाला सवाल ढेर कैलकुलेटिव था, इस सवाल को थोड़ा आसान था, कैलकुलेशन इसका आसान है। चलो इसे करने का कोशिश करो। A sofa set is available for 48,500 in cash or on cash down payment of 10,500 plus 3 equal monthly installments thereof. If the rate of interest charged under the installment scheme is 16% per annum, then assuming the interest as simple, find the amount to be paid monthly. एक सोफा सेट 48,500 रुपये नकद या 10,500 रुपये के नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि जो भुगतान अग्रिम भुगतान हुआ, डाउन पेमेंट हुआ, उस पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना है। इट मीन्स जो हमें इंटरेस्ट देना है मेरे लाल, मेरे भाई, वो कितने पे देना है? वो देना है 38,000 पर। इट मीन्स जो मेरा बोरोड मनी हुआ, जो मेरा बोरोड मनी हुआ वो कितना हुआ? 38,000। जी हाँ सर, जो मेरा बोरोड मनी हुआ वो 38,000 हुआ। अब मेरे सर मुझे 3 इंस्टॉलमेंट भरने हैं। 3 बोला है ना, देयर ऑफ 3 इंस्टॉलमेंट भरने हैं। ध्यान से सुनना, गलती नहीं करना है। 3 इंस्टॉलमेंट भरने हैं तो 100 के 3 हो जाएगा 300। अब मैं पहले मंथ कितना सेव करूंगा? तो बोलोगे सर 2 आगे आने वाले मंथ का, तो 16 दूना 32। और दूसरे मंथ कितना सेव करूंगा? 16। गलत है। यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। सर कहां गलत है, कैसे गलत है? हम लोग बात कर रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो आपके ईयरली गिवन है। आपके 12 मंथ्स में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 16% मिल रहा है। तो जो आपके 1 मंथ में इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 16/12। इट मीन्स आप जो सेव करोगे 2 मंथ का, वो कितना सेव करोगे? 16 दूना 32/12। और जो दूसरी बार सेव करोगे 16/12। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे पता है कंफ्यूज हो गया होगा, सबका दिमाग हैंग कर गया होगा। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से समझेंगे सब कुछ शुरुआत से। हमें इतना पता है सर कि मैं अगर 100 रुपया पे किया पहले महीने, दूसरे महीने 100 रुपये पे किया, तीसरे महीने 100 रुपये पे किया, तो पहले महीने
जो आगे आने वाले 2 महीने का ब्याज है उसे बचा लूंगा। और मुझे इतना पता चल गया कि 1 महीने में आने वाला ब्याज है 16/12% का। तो 1 मंथ में 16/12% आ रहा है, तो 2 मंथ में कितना आएगा? 2 गुणा 16/12%। इट मीन्स 32/12%। तो मेरा जो सेविंग होगा 32/12 रुपीज का होगा। यहां पर ये बोला ही नहीं गया कि ईयरली भरना है। ईयरली भरना था तो हम लोग 1 साल का इंटरेस्ट देख रहे थे, सॉरी। यहां पे हम लोग मंथली देख रहे हैं। तो 1 मंथ में 16/12% था, तो 2 मंथ में 32/12 होगा। जी हाँ। अगर मैं दूसरा इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो इस पे 1 मंथ का पे करना होगा। तो ये आपका कितना बचेगा? 1 मंथ में 16/12 बच रहा है, तो 16/12 बचेगा। तो ये मैं पे करूंगा और ये मैं बचा लूंगा। 32/12 प्लस 16/12 48/12। तो जो मेरा पे करना होगा 304 मेरा ड्यू डेप्ट बनेगा। 12 चौके 48 काट दिया, तो 300 मैं पे करूंगा और 4 में सेव करूंगा, तो 304 में पे करूंगा। ये बात आप क्लियर समझ गए कि मैं कितना यूनिट का पेमेंट कर रहा हूं? ये बात आपको, मेरे को नहीं लगता आप कंफ्यूजन होगा। बस यहां पे एक चीज जो ध्यान देने वाला था कि मंथली बात हो रहा है लाल, मंथली बात हो रहा है, ईयरली नहीं बात हो रहा है। तो आपको अपने जो रेट है उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही ध्यान देना है। तो 300 प्लस 32/12 प्लस 16/12, 32 और 16 48, 48/12 4 हो गया, तो 304 यूनिट किसके बराबर होगा? सर ये जो बराबर होता है, ये बराबर होता है ड्यू डेब्ट के। किसके बराबर होता है? ड्यू डेब्ट। मुझे पता क्या है? मुझे पता है कि ये मेरा बोरोड मनी है। अब बोरोड मनी पता है तो मैं इंटरेस्ट निकालू, कितना आएगा? सर मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट बताना है। 3 महीने का, 1 महीने का इंटरेस्ट है 16/12%, तो 3 महीने का होगा 3 × 16/12, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3 महीने में 4% का ब्याज आएगा। ध्यान से सुनना, फिर गड़बड़ करोगे, नहीं समझोगे, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, ध्यान से देखो। 1 महीने में मुझे 16/12% का ब्याज आ रहा है, तो 3 महीने में मुझे 4% का ब्याज आएगा, और मैं टोटल इंटरेस्ट मेरा 4% हुआ, तो मेरा अमाउंट कितना होगा? 104%। मेरा मिश्रधन होगा 104%। तो बोरोड मनी का 104% कर दो। 38,000 का 104/100। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे मेरे लाल, अब ध्यान से देखना कैसे कर सकते थे। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सोचने का तरीका सिखा रहा हूं कि 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 के ऊपर 1 का ब्याज, तो ये सीधा सीधा 26/25 भी हो सकता है। 26/25 भी हो सकता है। अब 104/100 था, तो इसी को आप अब 4 से काटोगे तो ये 26/25 ही होगा। जी हाँ सर, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझे? हाँ चलो, अब देखो आप अगली बात को ध्यान से देखो। ये 26/25 कैसे हो रहा है? तो ये वही चीज है, 26/25 का मतलब 104%, 104/100। अब मैं आपसे बात करूं, काटाकुटी करते हैं। 304 यूनिट बराबर हुआ 38,000 गुणे 26/25। 19 से कट रहा है, 19 से कम 19, 19 छक्के 114, 19 दूना 38। वैसे आंसर जो आएगा 13 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन डी, लेकिन हम लोग समझने के पर्पज से इसको करते हैं। 19 से काटे 16 बार गया, 19 से काटे 2 बार गया, 16 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 4 दूना 8 दूना 16। यहां क्या बचा? 2 से काटे 13 बार में, यहां एक 0 बचा था, यहां 13 बचा था, 1 यूनिट बराबर हो गया 130, 100 यूनिट बराबर होगा 13,000। मुझे नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए समझा दे रहा हूं। समझना, दोबारा इसलिए समझा रहा हूं कि आगे के सवाल में तेज करूंगा। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से एक बार ध्यान से सुनो।
फिर से मैं, अगर जिसको समझ में आ गया वो आगे छोड़ सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर का यही बेनिफिट है। अब देखो मैं बोला 48,500 का मेरा सोफा था, 10,500 मेरा डाउन पेमेंट हुआ, तो इस 10,000 पेमेंट पर मैं कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं करूंगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 38,000 के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा और यही मेरा बोरोड मनी कहलाएगा। इसी के ऊपर इंस्टॉलमेंट देना है। अब मैं बोलूं 38,000 मेरा बोरोड मनी हुआ, उसको होल्ड कर दिए, वहीं पे होल्ड कर दिए। आगे देखते हैं, मुझे 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देना था, तो 3 का मतलब 300 हो गया सर। अब मैं देखूंगा कि जैसे ही मैं 300 दे दिया तो अब मैं पहले मंथ में 100 यूनिट पे किया, तो नेक्स्ट 2 मंथ का सेव करूंगा। और मुझे पता है कि जो ब्याज दिया हुआ है वो ईयरली दिया हुआ है, 12 मंथ का ब्याज 16% है, तो 1 मंथ का ब्याज 16/12% होगा। तो 2 मंथ का क्या होगा, 16 दूना 32/12, तो 2 महीने का सेव किया मतलब 32/12 सेव किया। फिर उसके बाद 1 महीने का सेव करूंगा तो 16/12 सेव करूंगा। मंथ वाइज सेव कर रहा हूं, इसके पहले ईयर वाइज सेव कर रहा था, तो ईयर के अनुसार इंटरेस्ट देख रहे थे, अब मंथ के अनुसार मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देखेंगे। क्लियर है ना? ये मेरा क्या हो गया, 304 यूनिट, 32 16 48/12, 12 48/12 4 हो गया, 300 + 4 304, ये 304 यूनिट आपका हो गया ड्यू डेप्ट। लेकिन ये किसके बराबर आएगा, अब देखते हैं। 38,000 सर मेरा था बोरोड मनी। मैं आपसे बोलूं कि 3 महीने में मैं कितना प्रतिशत का ब्याज कमा लूंगा? सर 1 महीने में मैं 16/12% का ब्याज कमाता हूं, इंटरेस्ट कमाता हूं, तो 3 महीने में 3 × 16/12% का कमाऊंगा, तो 3 चौके 12 4 चौके 16, 3 मंथ्स में मैं 4% का इंटरेस्ट कमा सकता हूं। और 4% का इंटरेस्ट कमा सकता हूं, तो जो मेरा ड्यू डेब्ट आएगा वो आएगा 38,000 का 104%, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 पे 1 का इंटरेस्ट 26/25, अल्टीमेटली इसे भी काटूंगा तो ये 26/25 ही है। बस ये लिखने का तरीका है, कुछ और नहीं है, आपको पता है। तो मेरा ये हो गया ड्यू डेब्ट और ये भी हो गया ड्यू डेब्ट यूनिट में। तो 304 यूनिट बराबर है 38,000 का 26/25, काटाकुटी किए, 1 यूनिट बराबर 130, 100 यूनिट बराबर 13,000, 13,000 का 3 महीने मैं पे करूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा ड्यू डेब्ट। क्लियर है ना? आओ अगला सवाल में बिल्कुल स्लो नहीं करूंगा, फास्ट करेंगे। बोला गया है, अब मैं स्लो नहीं करूंगा, आपको पॉज करके स्लो समझना है। वी हैव टू मेंटेन आवर स्पीड। दे सेड ए मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 25,000 और 5200 डाउन पेमेंट फॉलोड बाई 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट का बात हो रहा है। जी सर, पानी पी लेता हूं 1 मिनट। देखो 4 पेमेंट का बात हुआ, 4 × 100 400, 12 महीने के लिए 25% है, तो 1 महीने के लिए 25/12, तो 3 महीने के लिए 25 थी या 75/12, 2 महीने के लिए 50/12 और 1 महीने के लिए 25/12 सेविंग हो गया। अब मेरे से बोला गया कि 25,000 में से 5200 डाउन पेमेंट हो गया, तो 25,000 से 5200 घटा दिया तो 19,800 मेरा हो गया क्या, ये हो गया मेरा बोरोड मनी। और इस पे ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 25% के हिसाब से 4 महीना का देखोगे तो 1 महीना का 25/12, तो 4 महीने के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 महीने का 25/3% को मैं अगर रेशियो में काट लूं, 25/3% आया, तो 25 चौके 100, 1/12 का इंटरेस्ट आएगा। अगर 12 प्रिंसिपल है तो 1 का इंटरेस्ट आएगा, तो जो मेरा ड्यू डेब्ट होगा वो 13/12 हो जाएगा। बस आपको यही लाइन लिखना था पेपर में। अगर मैं एग्जाम हॉल में हूं सिर्फ इतना लिखूंगा, सिर्फ, और कुछ नहीं लिखूंगा।
मैं पेपर में हूं तो मैं एक बार इसको और लिखने सिखा दे रहा हूं, क्योंकि एक सवाल और कराऊंगा, तेज लिखने सिखा दे रहा हूं। देखो 25% मेरा ब्याज था 12 मंथ्स के लिए, तो एक मंथ के लिए 25/12 होगा। तो जब मैं 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा तो पहले 3 महीना का सेविंग करूंगा, तो 25 दिया 75/12, फिर 2 महीने का सेविंग करूंगा 25 दूना 50/12, फिर 1 महीने का सेविंग करूंगा 25/12। तो ये मेरा बनेगा ड्यू डेब्ट। ऐड किया 75 25 100 150/12 400 प्लस 150/12 को अगर काटा कुटी मचा रहा हूं तो 25 छक्के 150 6 दूना 12 2 चौके 825/2। क्लियर है? ये 150/12 को काटा 825/2 आया। जी हाँ, चलिए अब मैं आपसे बोलूं ये किसके बराबर होगा, तो सर 25,000 में से मैं 19,800 ही मेरे को पे करना है, 5200 तो डाउन पेमेंट हो गया। हाँ 19,800 पर, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, मैं देख लिया 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा 25/3%। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं जिससे आसान हो जाएगा। 1/12, 12 के ऊपर 1 का ब्याज है, तो 13/12 का अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब ये काम मैं तेज कर लेता है 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ यही काम आपको करना था, इतना ही आपको दिमाग लगाना था, और ये लाइन लिखते आंसर आपका आ जाएगा। अगर मैं इसे लिख लूं 19,800 गुणे 13/12, 13 का मल्टीपल ही आंसर आएगा, एक ही है, क्योंकि ये तो 11 कट जा रहा है। देखो 11 गुणे 18, 11 7 77, 11 5 75। अगर मैं बोलूं 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 से काटा 25 बार, 2 से 2 खत्म, 25 यूनिट बराबर है 1300 के, तो 1 यूनिट बराबर है 52, 100 यूनिट बराबर है 5200। क्लियर है ना? एक सवाल इस टाइप का और कराता हूं और एक सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा। आ जाओ, थोड़ा तेज करेंगे इसको, कोशिश करेंगे तेज करने का। मैं तेज बोल बोल के स्लो करा दे रहा हूं, तुम लोग इसीलिए बिगड़ गया है। ये तो आसान ही हो गया, 12% दे दिया तो आसान हो गया। चलो फिर भी मैं कर देता हूं। डिलीट तो नहीं हो गया ना? एक और सवाल था यार बीच में, है कोने में चिपका हुआ है ICR का आया हुआ। आगे वाला इजी है, आपको छोड़ दूंगा, ये वाला करा दे रहा हूं। सवाल है कि 4 मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना पड़ेगा, तो 4 का 400, 15% मेरा ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो 1 महीने का क्या होगा 15/12। पहले सेव करूंगा 15 तिया 45/12, फिर सेव करूंगा 15 दूना 30/12, फिर सेव करूंगा 15/12, और ये बराबर किसके होगा? सर 1 महीने का मेरा 15/12 है, तो मेरे 4 महीने के कितने होंगे? 4 तिया 12, 3 पचे 15, 5%। तो मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता था 105%, लेकिन मैं चाहूं तो फ्रैक्शन से भी कर सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन बचेगा। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो जो भी मेरा बोरोड मनी होगा उसका 21/20 कर देंगे। 30,000 से 9400 माइनस किया तो 20,600 हुआ, और इसका जो 21/20 होगा ना, ये होगा आपका ड्यू डेब्ट। काटाकुटी करते हैं, 45 15 60 30 90, 407.5 होता लगभग, लेकिन चलो डेसिमल में नहीं जाते हैं, सॉल्व कर देते हैं इजी तरीके से। 815/2, अगर इसको जोड़ोगे तो 45 15 60 30 90/12 होगा। इसे काटोगे तो 6 दूना 12, 15 छक्के 90, 15/2 होगा, तो 400 प्लस 15/2, 2 चौके 800, 15/2 बराबर हुआ 206 00 गुणे 21/20 के। 2 से 2 खत्म। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। किससे कट रहा है ये? 21 से कट रहा है 206।
कुछ दिख रहा है कटने वाला? मेरे को तो नहीं दिख रहा है यार। 3 से भी नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, 103 बार में ये कट रहा है। ये 103 से कटेगा नहीं, 3 5 15, 415 रहता तो नहीं कटता, 315 कटता। लग रहा है ना कि डेसिमल में इसका आंसर आएगा। कट नहीं रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, लिखना शुरू करते हैं। कट ही नहीं रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 815 यूनिट बराबर हो गया 206 जीरो गुणे 21, तो 1 यूनिट बराबर होगा 2060 गुणे 21 बटे 815। 5 से काट लेते हैं और किसी से कट ना कटे। 16 5 80, 5 दिया 15, 163 इज प्राइम नंबर, फिक्स है, मुझे ये याद है। हम लोग क्या करते हैं ना, 21 से मल्टीप्लाई करके ही चलो कर देते हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब मैं बोला 1 यूनिट किसके बराबर आया, 21 दूना 42, 4 बचा, 21 एकम 21 4 25, 2 बचा, 21 चौक 84 और 2 86। एक यूनिट इतने के बराबर हुआ तो 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 जीरो बैठा दो। 16 5 80, 3 5 15, 50 बचा, 16 3 48, 5300 के लगभग जाएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा। देखो मैं कैसे किया बताता हूं, मैं कैसे किया बता देता हूं। कैलकुलेशन तो भी मैं किया हूं, आपको भी इतना तेज आना चाहिए ना। जब मैं 16 से ले गया तो 16 5 80 लगभग 800 गया, फिर 3 5 15, 815 हो गया, बचा कितना 50, 16 3 48 हो गया। आप ऐसे भागा तो समझ जाओगे। 865200, 16 5 80। एक चीज और सिखा दूं, जब भी आप कोई हायर डिफिकल्ट डिवीजन करो, डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन करो, तो ऑप्शन को देखते रहो, कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या होगा, एक करोगे दूसरे पे आंसर आ जाएगा, बहुत फायदा होता है। अब मैं बोला 16 5 80, 3 5 15, तो ये 815 हो गया, बचा कितना 50, 16 3 48 और 3 3 9, कितना हुआ 489। ये कितना हुआ 11 और 2 13, 53। उसके बाद कुछ भी जाए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, 53 के बाद कुछ आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल पेपर में बनाया गया था, काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये रहा आपका होमवर्क, और मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं बनेगा। ये आसानी सवाल है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% कर दिया गया है, इजीली कर लोगे। यहां से हमारा स्टार्ट होगा टाइप 2। टाइप 2 है रेट, फाइंडिंग रेट। रेट फाइंडिंग के ऊपर टाइप 2 चलेगा। चलो करते हैं। कर लोगे क्या पहला सवाल? हाँ सर कर लूंगा। एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर RS 440 कैश और फॉर RS 200 कैश डाउन पेमेंट with 244 to be paid after 1 month. Find the rate of interest charge is the interest scheme. एक इलेक्ट्रिक आयरन को 440 रुपए नकद या 200 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 244 रुपए नगद के साथ बेचा जाता है। किस्त योजना का ब्याज दर का पता लगाएं। सर 440 रुपया हम दुकानदार को दे देते तो काम हो जाता। जी हाँ, लेकिन हम दे नहीं पाए। हाँ, हम किए क्या, 200 उस दे दिए उसको, तो मुझे बकाया कितना रह गया, बकाया रह गया 240। लेकिन जब मैं 1 मंथ बाद पे किया तो 240 तो नहीं पे किया हूं। नहीं सर, मैं कितना पे किया, 244 पे किया। मुझे कितना का ब्याज पे करना पड़ा, 4 रुपए का। मैं 440 या तो दे देता, मुझे हो जाता काम। मैं दे नहीं पाया तो मुझे 200 उस टाइम दिया, उस 200 पे ब्याज लगेगा नहीं। जो बच गया 240, उस पे ब्याज लगा 4 रुपए का और 244 अगले महीने पे किया। मुझे ब्याज बताना है, मैं ब्याज बता दे, मुझे बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, आपको ऐसा ही पढ़े हो तो सिखाया हूं कि इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, लेकिन ये गलत है। क्यों सर? आपको एक बात पता होना चाहिए, हम लोग हमेशा दर को और रेट को ईयरली कैलकुलेट करते हैं
और ये जो 4 रुपए का ब्याज है वो 1 मंथ का है मेरे लाल, वो 1 मंथ का है। मैं अगर बोलूं कि 1 साल में कितना का ब्याज आता, तो आप बोलते 48 रुपए का ब्याज आता। तो मेरा फॉर्मूला वही होता है कि SI बराबर प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI 48 है, प्रिंसिपल 240 है, रेट मेरा R है और T मेरा 1 है और ये 100 है। तो जो मेरा रेट आ जाएगा, काटा ये 5 बार में, इसको काटा ये 20 बार में, 48 पाँचे 240, 20 पाँचे 100, रेट आ जाएगा 20%। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। आप ऐसे भी यहां पे कर सकते थे, मैं जानबूझ के लिखा हूं, इसका यूज मैं बाद में दिखाऊंगा कि 48 का ब्याज है 240 के ऊपर इंटू 100, तो आपका 20% ही आता। ये लिखा हूं मैं कुछ सोच समझ के। 20% कैसे आया इतना तो समझ गए ना। 20% ईयरली चार्ज है। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग को मंथली पेमेंट करना हो रहा था तभी तो 12 से डिवाइड कर रहे थे। पीछे के सवाल अभी कितना पढ़े हो, इतने सारे पढ़े हो ना, सबको 12-12 से डिवाइड कर करके पढ़े हो। क्यों 12 से डिवाइड कर रहे थे? क्योंकि हम लोग मंथली कैलकुलेट करने के लिए उस रेट पे जाना पड़ रहा है। वैसे यहां मंथली ब्याज दिया हुआ था, हमें ईयरली परसेंटेज निकालना था रेट का, तो हम लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। समझ गए ना मेरे लाल? यस सर, समझ गए? या फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा, एक चीज और समझ लो, या फिर हमें ऐसा करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, देख लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो। अंडरस्टैंडिंग ले लोगे सवाल सब सॉल्व होगा। कि मेरा 4 रुपए का ब्याज है, जी हां सर। प्रिंसिपल मेरा 240 रुपए का है, जी हां सर। रेट मेरा R है, जी हां सर। और टाइम मेरा 1 महीना है। मुझे पता है कि 12 महीने में 1 साल होता है, तो 1 महीने में 1/12 साल होगा। और हम यहां पे टाइम रख देंगे 1/12 और नीचे 100 है। तो बात वही है, 12 इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 चौक 48। हमें टाइम को 1/12 रखना पड़ा। टाइम जो है 1/12 महीने का है। फिर से कैलकुलेट करोगे आंसर हो जाएगा 4 छक्के 24, 12 पचे 60, 20 पचे 100 और रेट 20%। अल्टीमेटली समझ रहे हो ना? मैं कुछ एडवांस नहीं सिखा रहा हूं, मैं बहुत बेसिक बात सिखा रहा हूं। इसको अंडरस्टैंड कर जाओ। वो सब टाइम का गेम है। कभी 1 महीने टाइम है, कभी 5 महीने टाइम है, कभी 6 महीने टाइम है। और जैसे टाइम है वैसे ब्याज लगेगा। 5 महीने टाइम है तो 5 महीने के हिसाब से ब्याज देंगे। 1 महीना टाइम है तो 1 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। और मेरा 12 महीने टाइम है तो 12 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। क्लियर है ना भाई? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। अभी 2 सवाल और करोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। DSSB का सवाल आपके सामने है। आपको ना अभी और डेवलप होगा अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारा मैं ये भी बताता हूं कहां गलतियां होती है। देखो, नंदन कैन परचेज अ ट्रैक सूट फॉर RS 2400 कैश और फॉर RS 1000 कैश डाउन पेमेंट एंड 2 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ RS 820। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नंदन रुपए में एक, यार थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो गया। नंदन 2400 रुपए में एक ट्रैक सूट खरीद सकता है या 1000 नकद डाउन पेमेंट और 2 मासिक किस्तें 800 का प्रत्येक। ये 2400 का यहां प्लेस है, गलती से ये आ गया यहां। ये 2400 नगद यहां रहना चाहिए था। हिंदी इंग्लिश गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 2400 नगद यहां रहेगा। नंदन क्या कर सकता है? नंदन कर सकता है 2400 सीधा दे दे, भैया मेरे को ट्रैक सूट दे दो। लेकिन वो 2400 दे नहीं पा रहा है। बोल रहा है अभी हमसे 1000 ले लीजिए और इस 1400 को 800 करके 2 महीने में ले लीजिए। तो 800 करके 2 महीने में लिया है तो कितने पे करना पड़ा उसे? पहले महीना 800 और दूसरे महीना 800, 1600 पे करना पड़ा। जी हां सर। कितना ज्यादा पे करना पड़ा? 200। जी हां सर। ये 200 2 महीने के लिए ब्याज पे करना पड़ा। जी हां सर। तो लगा दो तरीका कि 200 का इंटरेस्ट मिला
1400 का प्रिंसिपल था, रेट मेरा आर था, टाइम मेरा 2 महीना था, तो 2/12 कर देते हैं साल में। हाँ सर, और ये R/100 तो होता ही है। ये 2/12 कर दो या फिर इसको 12 गुना कर दो, मतलब या तो ये 2 महीने का है 200, तो 12 महीने का निकाल लो 1200, या फिर इसको टाइम को 2/12 कर दो। बात तो बराबर है ना, पीछे वाले में भी देखो हम लोग वो कर सकते थे, या तो इस 12 को 12 चौके 48 कर देते, या फिर हम लोग 1/12 कर देते। बात तो क्लियर था ना। हाँ, फिर हमने कैलकुलेट किया और हमने अपना भारी सा मिस्टेक कर दिया इस सवाल में। क्या यार सर लिख के गलती करवा देते हो, नोट्स खराब हो गया मेरा, है ना। ये लिख लेना और लिख के काट देना। ये क्यों सिखा रहा हूं ना, इससे आपको याद रहेगा कि ये नहीं करना है, नहीं करना है आपको। चलते हैं हम लोग बैक टू द स्क्वायर। मैं हमेशा बोलता हूं शुरू से शुरू करो, शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा सर, जब आप ये बात समझा रहे थे कि 11,500 था, मैं पहला इंस्टॉलमेंट भरा तो मेरा प्रिंसिपल डिक्रीज हो गया, फिर इंटरेस्ट कम हो गया। सा होल्ड होल्ड, आप ध्यान दे रहे हो क्या? जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो प्रिंसिपल कम हो रहा है, और प्रिंसिपल कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अब इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। हाँ, दिक्कत है। प्रिंसिपल को कम कर देता है इंस्टॉलमेंट। स्टेटमेंट याद है कि इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेस द प्रिंसिपल। ये बात आपको याद है? इंस्टॉलमेंट डिक्रीज करता है। आ जाओ यूज करते हैं इस लाइन को। मैं बोला कि मेरे लाल, मेरे भाई, आप इस स्टेटमेंट को कैसे करोगे? सर, आप ये बात तो समझ रहा हूं मैं कि पहले महीना 800 पे किया और दूसरे महीना भी 800 पे किया, मैंने 200 ज्यादा पे किया है, लेकिन जब मैं पहले महीना पे कर रहा था तो मेरा प्रिंसिपल था 1200, रेट मेरा आर था, टाइम मेरा 1 मंथ था, 1 मंथ था, अपॉन एक मंथ को साल में बदलोगे तो 1/12 और रेट को 100 से डिवाइड करोगे R% के लिए, ये 1200 हो जाएगा। 1200 डायरेक्ट क्यों लिखा? ये 1/12 साल का है और ये R/100 है, तो पूरा 1200 मल्टीप्लाई करके लिख दिया। पहले महीने में इतने का ब्याज उठाता, हाँ सर, लेकिन दूसरे महीने में मेरा प्रिंसिपल डिक्रीज हो जाता। कितने से डिक्रीज हो जाता? 800 से। अब दूसरे महीने का जो ब्याज जाएगा सर, वो 400 के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने शुरुआत में ही पढ़ाया है इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज द प्रिंसिपल। इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज द प्रिंसिपल। जैसे ही आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे, प्रिंसिपल घट जाएगा और उस प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। पुराने प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंस्टॉलमेंट उस प्रिंसिपल को डिक्रीज कर देता है। याद है? याद नहीं है तो रिवाइज कर लो मेरे लाल। आ जाओ फिर से चलते उसी पॉइंट पर। कहानी यूं है कि पहले महीने मुझे 1200 के ऊपर इंटरेस्ट मिला और दूसरे महीने मुझे 1200 से 800 कम 400 के ऊपर ब्याज मिला, R% के हिसाब से 1 महीने के लिए। 1 महीने का 1/12 और R का R/100। और जो मुझे पूरा ब्याज पे करना पड़ा 2 महीने में, वो 200 रुपए का पे करना पड़ा। तो ये बराबर हुआ, ये बराबर हुआ 200 के। समझे? समझ में आया? मैं पहले महीने 1200 कहां से लिख दिया बे? अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, सब के सब कंफ्यूज होंगे लौंडे। अरे यार, गड़बड़ कर दिया मैं तो, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ करी है।
अभी मिट भी नहीं रहा है। मैं आपको सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, मैं अभी समझा दूंगा सब कुछ। हमने पहले महीने 1400 के ऊपर ब्याज लिया है, और जब ये 800 घट गया दूसरे महीने 600 के ऊपर ब्याज दिया है। हमने पहले महीने इस 1400 के ऊपर ब्याज दिया है, और इस पे 800 का इंस्टॉलमेंट भरते ही दूसरे महीने 600 के ऊपर ब्याज दिया है। कोई हड़बड़ा के कमेंट और मैसेज नहीं करेगा यहाँ पे कि सर आपने गलती कर दिया, गलती कर दिया, गलती कर दिया, 1200 लिख दिया था। अब फिर से एक बार समझ लो, हमेशा ये कहानी है कि इंस्टॉलमेंट डिक्रीजेज द प्रिंसिपल, और यहां पे प्रिंसिपल है 1400, 1400 के ऊपर पहले महीने का ब्याज, इस पे 800 कम हुआ, 600 के ऊपर दूसरे महीने का ब्याज, और टोटल ब्याज 200 है। अब मैं क्या किया, मैं एक काम करता हूं, R इंटू टी को कॉमन करता हूं, तो 1400 प्लस 600 इंटू RT %, क्योंकि RT % तो चेंज नहीं होने वाला है, ये R इंटू टी हमेशा रहेगा, तो R इंटू 1/12 कर दिया। चेंज तो सिर्फ प्रिंसिपल में आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि रेट और टाइम में चेंज आ रहा है। R/100 इंटू 1/12, और ये बराबर किसके हुआ, 200 के। मेरा रेट तो फिक्स है, यहां पे भी R% का ही रेट है और 1 महीने का ही टाइम है, यहां पर भी R% का ही रेट है और 1 महीने का ही टाइम है। जी हाँ, अब मैं क्या किया, 1400 प्लस 600 2000 बराबर गुणे R/1200 बराबर होगा किसके, 200 के। 1400 प्लस 6 2000 गुणे R/1200 बराबर 2000, काटा कोटी करते हैं, 200 से सीधा काट लेते हैं 200, R बराबर हुआ 120%। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, बहुत ही तगड़े तरीके से क्लियर है। इस बात को मैं जीवन भर याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं, और ये गलती मैं नहीं करूंगा। आइए 2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं। सवाल ये है कि ए पर्सन बाइज वॉशिंग मशीन ऑफ 22,000 इन कैश डाउन पेमेंट ऑफ 9,000 एंड बाइज अ वॉशिंग मशीन इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 इच, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। एक आदमी 9,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, क्लियर है जी सर। अब उसे पेमेंट कितना करना था, 13,000 का, लेकिन वो 13,000 नहीं किया, वो 8,000 का 2 महीने किया, 16,000 किया, सिंपली 3,000 सर का ब्याज हो गया। और पहले महीने जैसे ही उसने ब्याज भरा होगा तो 13,000 के ऊपर भरा होगा, 13,000 गुणे R इंटू 1/12, और दूसरे महीने क्या हुआ होगा, 8,000 कम हो गया होगा तो 5,000 के ऊपर ब्याज भरा होगा, तो 5,000 गुणे R इंटू 1/12 100। बोलो भाई, ये R इंटू 1/12 बार बार लिखना जरूरी है क्या, नहीं, इसे मिटा दे, मिटा दो। मुझे इतना तो पता ही चल गया है कि R इंटू 1/12 या फिर R इंटू T/100 वो कॉमन आ जाएगा, चेंज तो सिर्फ प्रिंसिपल होगा क्योंकि प्रिंसिपल डिक्रीज हो रहा है। हाँ, प्रिंसिपल पहले कितना था, 22,000 माइनस 9,000 13,000। अगले महीने कितने था, इससे 8,000 कम कर दो, 8,000 का इंस्टॉलमेंट है 5,000, और इस पे कितना मुझे भरना पड़ा, R% फॉर टी टाइम। खत्म कर दें, कर देते हैं, 13,5 18,000 R/1200। अब देखो मैं ये स्टेप पे नहीं लिखता, मैं अगर टेस्ट या एग्जाम में होता मैं सीधे लिखता 22 से 9 गया 13, 13 से 8 गया 5, 13,5 18,000 गुणे R/1200 बराबर 3,000। ये मेरा पेपर का स्टेप है, इतना ही करूंगा, काट दो, 3 0 से 3 0 खत्म, 3 6 के 18, 6 से काटा 20 बार, 200 बार बे 200%। ठीक है, एकदम गर्दे तरीका से ठीक है। एक सवाल आपके लिए
होमवर्क रहेगा। उत्तर आपको कोशिश करके निकालना है। यह है आपका होमवर्क। मेरे को इसका आंसर याद है क्योंकि मेरे से ये सवाल पूछा गया था। कोशिश करना, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप निकालना। अब कहानी बदला। अब कहानी क्या बदला देखो। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000, if this article is purchased on the cash down payment of 2200 and rest can be paid in 5 equal monthly installment। अब ये 5 महीने का इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है और हर इंस्टॉलमेंट 1400 का है अगले 5 महीने के लिए। रेट ऑफ एसआई बताओ। यदि किसी वस्तु की कीमत 9000 है, 2200 नगद भुगतान हो गया, 9000 से 2200 में सिंपली घटा दिया, 6800 बचा। 6800 के ऊपर ही मुझे भरना पड़ेगा भैया इंटरेस्ट। हाँ सर। अब मुझसे बोला गया मैं भरा कितना, 1400 के 5 इंस्टॉलमेंट भरा, 14 5 70, 7000 का ब्याज भरा। जी हाँ, ब्याज कितना भरना पड़ा, 200 रुपए का। पहले महीने किसके ऊपर ब्याज भरा, 6800 के ऊपर। दूसरे महीने किसके ऊपर ब्याज भरूंगा, सर 6800 पे 1400 कम हो जाएगा, 4400 के ऊपर, 4400 के 5400 पे 5400। तीसरे महीने किसके ऊपर ब्याज भरूंगा, इस पे 1400 कम हो जाएगा, 4000। चौथे महीने किसके ऊपर ब्याज भरूंगा, इस पे 1400 कम हो जाएगा, 2600। और 5वें महीने किसके ऊपर ब्याज भरूंगा, इस पे 1400 कम हो जाएगा, 1200। और 5 महीने का जो मेरा R% इंटू टाइम है, यही ब्याज है जो कि बराबर है 200 के। क्लियर है ना। हम लोग यही तो करते आ रहे थे, एक बार पीछे जाके समझाता हूं। यहां पे क्या हो रहा था, 22000 से 9000 गया, 13000। इस 13000 पे हम लोगों ने क्या भरा, 8-8000 के 2 भरा, 16000 भरा, 3000 का ब्याज भर दिया। पहले महीने 13000 के ऊपर इंटरेस्ट, दूसरे महीने 13000 से 8000 गया, 5000 के ऊपर इंटरेस्ट। 13000 प्लस 5000 बटे इंटू R बटे 1200। बस वही काम किया हूं। यहां पे 5 बार था, 5 बार लिख दिया। सबको जोड़ लेते हैं, गलती हो जाए माफ करना, आंसर नहीं पता है मेरे को। 68 12 8000, 54 26 8000, 8 8 16 4 20000। 20000 के ऊपर 1200, 200 से 200 खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, R 12 आ गया। आसान हो गया तो 12%। क्लियर है, गर्दे तरीका से क्लियर है। तो आइए CHSL 2023 का लेटेस्ट सवाल, अभी 2 महीने 3 महीने पहले पेपर हुआ था, उसको करते हैं। ए कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर 39,000 ऑन कैश पेमेंट, 19,000 एज कैश, फॉलोड बाई 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4200 ईच। 39,000 में 19,000 और डाउन पेमेंट कर दिया, तो उसे कर्जा कितना हो गया उसके ऊपर, 39 से 19 गया 20। 20,000 उसको भरना था, उसने 4200 के 5 मंथली इंस्टॉलमेंट पे किए। 5 गुणे 42 करो, 21,000 हो जाएगा। सर उसे 20,000 भरने थे लेकिन वो 21,000 भरा, हाँ। 1,000 का ब्याज भरा, हाँ। और वो मंथली भरा है तो कैसे भरेगा, पहले महीने 20,000 के ऊपर ब्याज भरेगा, दूसरे महीने 4200 कम हो जाएगा तो 15,800 के ऊपर ब्याज भरेगा, तीसरे महीने भाई लंबा जाएगा, 1,000 को मिटा देता हूं, फिर 4200 कम हो जाएगा तो 15,800 से 4200 माइनस करो, 8 से 2 गया 6, 15 से 4 गया 1, 11,600 के ऊपर ब्याज भरेगा। फिर 4200 कम कर दो तो कितना होगा, 6 से 2 गया 4, 11 से 4 गया 7, 7400 के ऊपर ब्याज भरूंगा और फिर 4200 कम करूंगा तो
3200 के ऊपर ब्याज भरूंगा, कितने टाइम के लिए? R% से 1 महीने के लिए। तो जो ब्याज मैं भर रहा हूं साहब, वो तो 1000 का ही भर रहा हूं। जी सर, एकदम क्लियर है ना? मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। अगर आप एक एक मंथ लोगे तो 20000 गुणे R गुणे T, 15800 गुणे R गुणे T, 11600 गुणे R गुणे T, अलग अलग R गुणे T होगा। मैं R गुणे T को कॉमन कर लिया हूं, सबको जोड़ देता हूं। इस दोनों को जोड़ो, कितना होगा? 20000 हो जाएगा वो भी। हाँ, इस दोनों भी 20000 होगा। नहीं वे, ये 19000 ही होगा। घटाने में गलती नहीं किया हूं ना? नहीं, सब सही है, सब सही है, सब सही है। लकीली कहीं गलती नहीं है। हाँ देखो, 15800 प्लस 3200, ये आपका हो गया 19000, और ये भी हो गया 19000, 38000, 38 और 20 58000। 58000, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 छक्के 12, 29 दूना 58। आर हो जाएगा 6 इंटू 100, 600 बटे 29। 29 का पहाड़ा पड़े 29 दूना 58, 20 सही, 20 बटे 29%। क्लियर है? क्लियर है? 29 का पहाड़ा पड़ो 29 दूना 58, 580 निकल गया, 20 बच गया। आप इसको ऐसे लिख लो, 580 प्लस 20 बटे 29। इससे डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 20 बटे 29 आ जाएगा। अच्छा सवाल था CHSL के पेपर के लिए। अगर इस पेपर को मैं भी सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे पेपर में लगभग 1 मिनट से तो ऊपर ही लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। भाई मैं फेंक सकता हूं, 30 सेकंड में बोल देता, कुछ नहीं जाता, 1 मिनट से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये डेटा लिखना है ना भाई। ये इतना बड़े डेटा को लिख के जोड़ना है। मैं बस इसमें क्या करता ना, दिमाग लगा देता। मुझे एक्सपीरियंस है ना पेपर सॉल्व करने का, और मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूं, तो मैं क्या दिमाग लगाता जानते हो? ऐसे लिख देता 20000 और इसे 42 घटा के जल्दी जल्दी 42 घटा के ऐसे लिख देता। मतलब ये जोड़ना ही तो था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता, जल्दी जल्दी जोड़ लेता, फिर 58000 के R/12 कर देता, और कुछ नहीं कर पाता। अगर एग्जाम में होता ना तो बस एक चेंज करता मैं जल्दी जल्दी में, और 20000 से 42 घटा के यहाँ, उसे 42 घटा के यहाँ, उसे 42 घटा के यहाँ, इस लाइन में लिखता, फिर सबको जोड़ता और जोड़ के मेन बात को लिखता। देखो अगले सवाल को देखते हैं। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता कि आप अगले सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब सारे सवाल को आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने पैटर्न पकड़ लिया। इन सवाल छोटा करता हूं, जगह बहुत ले रहा है लिखने में, छोटा करता हूं। देखो करो, खुद से करो। अब A tennis racket worth Rs 700 was bought by paying a down payment of 100 and 7 equal monthly installment of Rs 100 each। या तो 700 रुपए अभी दे दो, ले जाओ, या 100 रुपए का डाउन पेमेंट करो और फिर 7 महीने तक 100 रुपए दो। जब मैं 100 डाउन पेमेंट कर दिया तो मुझे पेमेंट कितना करना था? 600 का। लेकिन मुझे पेमेंट करना कितना पड़ रहा है? 100 का 7 महीने 700, 100 रुपए का ब्याज देना पड़ रहा है। किसके ऊपर? 600 के ऊपर। तो 600 में पहले महीने 600 के ऊपर ब्याज दूंगा, दूसरे महीने में 500 के ऊपर ब्याज दूंगा, तीसरे महीने में 400 के ऊपर ब्याज दूंगा, चौथे महीने में 300 के ऊपर ब्याज दूंगा, पांचवें महीने में 200 के ऊपर ब्याज दूंगा, और छठे महीने में 100 के ऊपर ब्याज दूंगा। और इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो R/1200 का लगेगा, और ये बराबर होगा 100 के। क्लियर है ना? बस तो जोड़ दो, खत्म हो गया। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 2100 इंटू R/1200 बराबर हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 7 21, 3 चौके 12, R बराबर हुआ 400/7। गर्दा मचा दिए भैया आपने, तो धड़धड़ा के सॉल्व कर रहे हैं आप सवाल, हमको दिख रहा है यहीं से। आइए इस CGL के सवाल को सॉल्व करिए। काफी फेमस सवाल है, मॉक टेस्ट में आने पर बच्चे रोने लगते थे ऐसे सवाल को देख के। बोला गया है 10 रुपए का कर्जा दिया गया और 11 महीना में रिटर्न किया गया 1-1 रुपया करके। तब बताइए क्या ब्याज था? 10 रुपए का कर्जा था सर, हाँ। 1-1 महीना करके 11 रुपए लौटाए हो, हाँ। ब्याज कितना दिया हूं? 1 रुपया। ब्याज में 1 रुपया दिया हूं।
पहले महीने 11 के ऊपर ब्याज था, दूसरे महीने 10 के ऊपर ब्याज था, तीसरे महीने 9 के ऊपर ब्याज था, चौथे महीने 8 के ऊपर, पांचवें महीने 7 के ऊपर, छठे महीने 6 के ऊपर, सातवें महीने 5 के ऊपर, आठवें महीने 4 के ऊपर, नौवें महीने 3 के ऊपर, 10वें महीने 2 के ऊपर, और 11 महीने का बात है तो 11वें महीने 1 के ऊपर ब्याज दिया। R बटे 1200 बराबर 1 रुपया का इंटरेस्ट है। कुछ भी गड़बड़ है क्या? नो सर, कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं पे गड़बड़ नहीं है, हो गया है गड़बड़, हम ही से हो गया है। सर 10 ही रुपए का कर्जा था ना, आपने 11 से कैसे स्टार्ट कर दिया? हाँ ध्यान दिया करो, पहले महीने 10 के ऊपर ब्याज, दूसरे महीने 9, तीसरे महीने 8, चौथे महीने 7, पांचवें महीने 6, छठे महीने 5, सातवें महीने 4, आठवें महीने 3, नौवें महीने 2, 10वें महीने 1, खत्म हो गया। ठीक ठीक। अब मैं बोलूं सबको जोड़ दो, तो एक फॉर्मूला आपको अगर आता होगा, याद होगा, तो ज्यादा आसान हो जाएगा जोड़ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर कल को आपको ऐसे लिखना हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 n, तो इसका सम आता है n प्लस n, n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां पे यही तो था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। अगर आप सम करोगे तो सम करके देख सकते हो, आएगा वही कि 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2। इसका सम यही आएगा, 11 5 55। सम करके देख लो, 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 2 54 1 55 आया ना 55। तो आप 55 का R बटे 1200 बराबर 1 होगा। 5 से काटा 11, 5 से काटा 240, रेट बराबर आ गया 240 बटे 11। 11 का पहाड़ा पढ़ लो, 11 दूना 22, 11 कम 11, 21 सही 9 बटे 11%। क्लियर है जी सर? एक सवाल और अभी हाल फिलहाल के पेपर में आया था, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ये भी आपका होमवर्क रहा। कॉल कर लोगे आप लोग, इसका आंसर आएगा ये, आई थिंक। अगर गलती होगा तो माफ करना, मुझे आंसर याद नहीं है, आंसर शायद यही आएगा। नहीं बनेगा तो आप ग्रुप में कहीं भी किसी भी तरीके से मुझसे आप जोड़े हो, पूछो, मैं बताऊंगा। खुद से कोशिश तो करोगे ना। चलो तो एंड करते हैं इस क्लास को यहीं पे। इंस्टॉलमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म होता है और एक क्लास और मिलेगा इसके ऊपर, इससे भी जबरदस्त। बाय बाय।